तरफ खड़े हैं। आप चाहे तो बैठ सकते हैं, मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया है। जैसा आप लोगों का मन। रतलाम स्थापना दिवस की इस अभूतपूर्व सम्मेलन में खड़े हुए और बैठे हुए सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। लोग बाग मूंगफली खाने में भी व्यस्त हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मूंगफली खाते समय कविता नहीं सुननी चाहिए और कविता सुनते समय मूंगफली नहीं खाई जानी चाहिए। ये दोनों बातें मैंने भी शास्त्रों में सुनी थी। मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं। आप शास्त्र सम्मत व्यवहार करेंगे ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है। रोड पर भी लोग बैठे हैं और दुकानों पर भी लोग बैठे हैं। रोड पर जो बैठता है वो टिकाऊ आदमी होता है और जो दुकान पर बैठता है मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं, पर दुकान के बाहर जो पड़ा रहता है उसे लोग माल कहते हैं। और आप तो आदमी हैं, आपको मैं माल कैसे कह दूं। माताएं बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज वो नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती है और नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके साथ हुआ है। 2-4 तालियां बजाई। सर्दी की रात है, थोड़ा कम पीजिए ताकि आप ज़्यादा देर बैठ सकें। ज़्यादा देर बैठने के लिए पानी कम पीना पड़ता है। हमारे बहुत प्रिय भाई यहाँ पर बैठे हैं, जैन साहब, मैं आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूँ। श्रद्धेय महापौर महोदय और विधायक महोदय की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आप सभी लोग खड़े हैं, इतनी देर खड़े रहें तो आपके पांव भारी हो सकते हैं। देश की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है। बैठ जाते हैं आप, काफी जगह है। देखिए इतनी सारी जगह को छोड़कर आप लोग खड़े हैं, पता नहीं क्यों खड़े हैं, पर ये रतलाम के लोग हैं। खड़े इसलिए रहते हैं, बोले कि खड़े खड़े चल देंगे अगर पसंद नहीं आया तो। ये वाली बात है। बैठा हुआ आदमी उठने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है बैठे हुए आदमी को, पर खड़े हुए को क्या है कि चलो, वो वाली बात है। रतलाम सेव का, नमकीन का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। सेव यहाँ की बहुत फेमस है। वैसे ही नमकीन लोग मेरे सामने हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। एक मूवी आई अभी, पठान। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। इन 4 पंक्तियों में अगर रतलाम स्थापना दिवस है और रतलाम के प्रति आपके मन में श्रद्धा है और आप कविताओं के आदरणीय धर्मचंद दादा ने यहाँ पर एक युग जिया है और वो जी रहे हैं। मुझे लेना देना है कि उसने जो रंग पहना है उस रंग को पहन लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस रंग को जब बेशर्म रंग कहा जाएगा तब कविता चौराहे पर खड़ी होकर अपनी बात कहने की कोशिश करेगी, अपना रंग। इन 4 पंक्तियों में कसम है रतलाम वालों, मुझे आपकी नकली तालियां नहीं, मुझे आपकी असली तालियां चाहिए। आसमान में हाथ उठी हुई या फिर आपका मौन। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं इन लोगों को जो मेरी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं, ध्यान भी, कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म है, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं, यह है गर्व वाला रंग है, शर्म वाला। आप कीजिए तालियां थोड़ी कमजोर, जरा आसमान में हाथ उठे रतलाम के और मुझे बताया जाए कि अशोक नारायण को पसंद है। शर्म वाला नहीं, यह है गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं, यह है गर्व वाला रंग है। 4 पंक्तियां बदतमीज राजनीति को सौंपता हूं।
आप लोगों का मन हो तो मेरा साथ यूं ही देते चले जाइए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सीधे केवल कविताएं सुनाना चाहता हूं कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, मोबाइल में रिकॉर्ड मत करो। आधी रात को अगर ये आदत पड़ गई तो यह आदत बहुत गलत साबित हो। आज तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, कल पता नहीं किससे करो। परसों तुम घर पे भी रह सकते हो, ये कार्यक्रम घर पे भी कर सकते हो। अच्छी बात नहीं, रात की रिकॉर्डिंग बहुत बुरी है, बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सिद्धू जी अपने कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, उसके बाद राजनीति में चले गए। काम अगले आदमी ने वही वाला किया, छोड़ा नहीं। और मैं नेताओं का माननीय कभी मजाक नहीं उड़ाता कभी। आप तो जननायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पर विराजित हैं, इसी से यह सिद्ध हो चला है कि आप जनता से दूर नहीं रह सकते। बाकी जो लोग 5 से 5 साल के बीच जो मिलते हैं ना, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। नेताओं का कभी मैं मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक नहीं। कब है आपकी मजबूरी पर। हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया। मुझे समझदार लोगों से उम्मीद थी। मध्यावधि चुनाव में बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे, कार पलट गई। गांव वाले तुम्हारी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। तालियां बढ़िया वाली बजाइए। मैं रसात्मक चरित्रहीन का कर रहा हूँ आपके बीच खड़े हो, पर मालवा में आदत करनी पड़ती है। मालवा के लोग कविता भी वैसे ही सुनते हैं और आनंद भी पूरा लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, 4 पंक्तियां उन पर सुना रहा हूं, आनंद आ जाए तो मुझे बताइएगा कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोलकर के शुरू हुआ था यारे, अब राजनीति आजमाने लग गया है। ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। शर्म आती है अब मेरे दोस्तों आप लोगों को सूचना देते हुए कि यहाँ पर दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर विवेकानंद की मूर्ति बनी, स्वामी विवेकानंद की। उन बच्चों ने केवल प्रसिद्ध होने के लिए विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया। मैंने अपने फेसबुक पटल से उस दिन ये बात कही थी कि जो लोग महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर जब मैं आया तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे जो लगाने वाले लोग मेरे सामने अगर खड़े हैं तो सनातन संस्कृति के महापुरुषों का अगर इस तरह अपमान हो, मैं रतलाम आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी कविता के सम्मान में नहीं, उस युग पुरुष के सम्मान में तालियां बजाइएगा
जिसकी मूर्ति को तोड़ने पर वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को तोड़ देंगे। आपका कलमकार 4 पंक्तियां कहना चाहता है और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी तटबंध पर, समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देकर जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के उस भवन से बाहर निकल रहे थे, शायद आपके हाथ सम्मान में उठ जाएं उस महापुरुष के लिए, एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती है और आकर कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मानती। उस विवेकानंद को अगर इस देश में, उस विवेकानंद को इस देश में उसकी मूर्ति को तोड़ा गया, 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, मैं जगाने की कोशिश करता हूं। प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। चौथी पंक्ति में आपको लगे कि विवेकानंद जिंदा है, और कहां जिंदा है ये अशोक चारण ने यहां मंच पर खड़े होकर रतलाम में बता दिया है। तो फिर आप मेरी नींद तोड़िएगा। अपनी चेतना से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल लो वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच यह टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो। चौथी पंक्ति में अगर इन देशद्रोहियों के मुंह पर तमाचा मार दिया हो तो फिर आपके हाथ खुले कि जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी तालियां कम रह गई रतलाम, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर उस महापुरुष के सम्मान में आपकी तालियां उठे और एक सवाल और जवाब आपकी तालियां मुझे दें। एक लड़की महाराष्ट्र की दिल्ली में आफ्ताब नाम के लड़के के साथ चली गई। मैं कविता से पहले स्वीकार करना चाहता हूं कि अशोक चारण आपका छोटा भाई, आपका कवि, जिसके हिस्से कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैंने इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को कभी नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के यह देश जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस देश के तमाम धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखता हूं, लेकिन एक कविता बहुत जरूरी हो गई है इन दिनों, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। रतलाम मुझे आशीर्वाद देगा, इस उम्मीद को लेकर मैं एक लंबा सफर तय करके आप लोगों के मध्य हूं। निवेदन सिर्फ ये कि महाराष्ट्र की वो लड़की, तुम्हारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हो। रतलाम है, मालवे की माटी है, पावने की इज्जत करना जानते हैं, पर वो भी 2-4 दिन। गुरुजी, अब आप तो आप हैं, हमारे आदरणीय हैं, मैं आपकी उपस्थिति को सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं। मैं निवेदन आप लोगों के बीच ये कर रहा था, महाराष्ट्र की लड़की आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ वो श्रद्धा दिल्ली चली जाती है। उसे बहुत मनाया जाता है, बहुत कहा जाता है, लेकिन 5, 10, 15 दिन बाद में वो दिल्ली के एनसीआर के जंगलों में 35 जगहों पर 35 टुकड़े करके उसके फेंक दिए गए। मुझे रतलाम बताए क्या मुझे इस विषय पर एक कविता पढ़नी चाहिए।
6 पंक्तियां संभाल लें क्या मैं क्या करने जा रहा हूं। 6 पंक्तियों में आपकी तालियां बज गई तो फिर मैं कविता को थोड़ा मन के साथ शुरू कर पाऊंगा, अन्यथा शुरू तो कर ही रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा। अनुमति दीजिएगा, मैं 6वीं पंक्ति में आपसे अनुमति चाहता हूं कविता प्रारंभ करने की। नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा। तालियां कम रह गई, ज्यादा बड़ी तालियों की उम्मीद रखूंगा मैं हर बार रतलाम से। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। अमन मुझे कहता है जीते रहो कि भाई साहब इन पंक्तियों पर तालियां नहीं बजती, इनको पढ़ना बंद कर दीजिए। मैंने कहा मेरा धर्म है पढ़ना, देश का धर्म है मुझे समर्थन देना, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं, आपका धर्म आप पर छोड़ता हूं। 6 के मारे हुए लोग, तो मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ के किया, आदरणीय भाई साहब सदा पूछ करके किया है। तो मैं आप लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, आपका 3 लोग जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक छोटी सी कविता आपको और सुना। जो सुनने का मन हो कृपया पूरक वे लोग तालियां बजा दें जिनका सुनने का मन हो। आइए एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाकर जा रहा हूं और आवश्यक इसलिए भी है और सीधी सीधी प्रारंभ करना चाहता हूं। लोग यात्रा पे हैं, कौन सी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा बनी रहे, अंतिम ना हो। आइए मफलर वाले भैया, मेरा मन करता है अभी हाल घोषित कर दूं और इस मफलर वाले को मैं रतलाम का केजरीवाल घोषित कर दूं। वाह क्या मफलर भाई, जिंदाबाद। 2 श्वान पीछे लड़ रहे हैं, तुम हंसे मतलब तुम जानते हो श्वान किसे कहते हैं। बोले जी ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है। बोले कब लगेगा? बोले जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे। बजाइए एक बार अच्छी बात, ये चलता रहेगा। मैं एक छोटी सी कविता तदुपरांत आपसे विदाई, क्योंकि कल सुबह 9:30-10 बजे जयपुर में सुबह काव्य पाठ करना है मुझको और अमन को। ये बात मैं इसलिए कह के जा रहा हूँ ताकि जानी बैरागी जी हम पर 3-4-5 चुटकुले सुना सकें, तंज कर सकें। मैं उनको मटेरियल देके जा रहा हूँ, वो सुनाएंगे भी आएंगे तब। बाकी एक बात है, जानी बैरागी जी, मैं इस मंच से ये स्वीकार करता हूँ, आदरणीय सत्तनदा हमारे कुलवंश के गुरु हैं, कवियों के हमारे आदरणीय हैं, उनके तो हम ये कह दें कि दादा हम आपके प्रशंसक हैं तो भी उनकी शान में गुस्ताखी होगी। लेकिन इस मंच से रतलाम में खड़े होकर ये स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं कि इस हिंदुस्तान को अगर एक ऐसा कवि दिया है मालवा ने, जिसके खड़े होने से लेके बैठने तक ठहाकों की अनंत यात्रा चलती हो, और मेरे जैसे कई लिखने पढ़ने वाले लोग और कविता रचने वाले लोग भी जिस व्यक्ति के प्रशंसक हैं, मैं आज दिन तक भी जानी बैरागी जी का उतना ही प्रशंसक हूँ जितना कक्षा 6 में उनको नीचे बैठकर सुनता था तब हुआ करता था। मालवा ने जो ये बेटा हमको दिया है, इस लेखे हम मालवा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हैं। ये बातें सार्वजनिक रूप से कही जाए तभी व्यक्तिगत रूप से ली जाती है। हाँ बिल्कुल, तुम थोड़ी अच्छी वाली लिया करो, पूरे गांव को पता ना चले। हाँ अब बैठो बैठो, बहुत अच्छे हो। अरे अब भी देखो ना, यही है वो कटप्पा जिसने बाहुबली मारा है। अभी बाहुबली
का टप्पा, बहुत अच्छा। आइए, अनुमति चाहता हूं आपसे। पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं आपको वर्षों पूर्व। रतलाम मुझे आशीर्वाद भी देगा और अनुमति भी। पंजाब के उन खेतों में एक किसान है जो बीज बो रहा है अपने हाथों से। मेरी युवा पीढ़ी है, इसलिए ये कविता तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं इस देश की तरुणाई को, देश के जवानों को एक कविता सौंप के जा रहा हूं। किसान बीज बो रहा है। मुझे आज जानी भाई एक बात कह रहे थे कि अशोक चारण, पूरे कवि सम्मेलनों में, पूरे भारतवर्ष में ये बदनाम किया जाता है कि मालवे में काहे के कवि सम्मेलन, कविता सुनने वाले लोग कहाँ हैं? कविता सुनने वाले मालवे में नहीं, वहां पर कचरा सुनने वाले लोग हैं। ऐसा हमारे बहुत बड़े कवि लोग कहा करते हैं, और वही बड़े कवि लोग कहा करते हैं जो यहाँ आने के बाद जमते नहीं है। सच बता रहा हूं, यहां पर जिसे मालवा जमा देता है उसके बाद में पूरी दुनिया की ताकत नहीं कि उसको कोई उखाड़ सके। ना तो उसको कोई उखाड़ सकता है, ना उसका कोई उखाड़ सकता है। मैं निवेदन तब आप लोगों के बीच करना चाहता हूं। वर्षों पूर्व मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं पंजाब के खेतों में, जहां पर एक किसान बीज बो रहा है। उसी वक्त उसका एक छोटा सा बालक आता है, 11-12 साल का, आकर कहता है, बाबूजी क्या कर रहे हैं? बोले बीज बो रहा हूं। बोले क्या होता है इस बीज को बोने से? बोले इस एक बीज को बोने से ये एक बीज हजारों बीज पैदा कर देता है। बोले अच्छा। घर जाता है, एक बंदूक उठा के लाता है। मालवा आदेशित करेगा, मेरी कविता शुरू हो जाएगी। बंदूक उठा के लाता है, खेत की जमीन में गाड़ता है, और गाड़ते ही उसका पिता उसे देखता है। बोले रे पगले क्या कर रहा है? बोले पिताजी बंदूक बो रहा हूं ताकि एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाए और मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से बाहर भगा दूं। रतलाम मुझे आदेशित करे तो मैं उसी नर नाहर भगत सिंह पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। 3.5 से 4 मिनट मेरा साथ दे, पूरी ऊर्जा के साथ लगे कि रतलाम की स्थापना का दिवस है, कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। धन्यवाद रतलाम, आपने कविता संभाली, अच्छा लगा। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। उसका चित्र बना रहा हूं कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था, जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उसका चित्र बन जाए तो अनावरण रतलाम कर दे। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की कारों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। माँ विद्यावती जेल में मिलने आती, ये बंद पूरे मंच को सौंपता हूँ, श्रद्धेय सतंदा की उपस्थिति को सौंपता हूँ कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई। मेरे रतलाम, मेरे प्यारे शहर, मेरे पसंदीदा शहर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन पंक्तियों में आप उस भगत सिंह का अपने दोनों हाथ उठाकर इसलिए सम्मान कीजिएगा कि महापुरुषों के लिए हाथ उठाने वाले लोग कम बचे हैं, बकवास करने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे। मुझे बताइएगा कि मैंने भगत सिंह को पढ़ा है आज के मंच से। माँ विद्यावती जेल में मिलने आती है और मिलने के बाद में दोनों में जो संवाद होता, मैंने कुछ नहीं किया, उसने जो कहा
वो मैंने लिखा है, लेकिन सुनकर आपके रोंगटे सर्द रात में खड़े हो जाएं तो आसमान में हाथ उठाकर उसको बताइएगा कि भगत सिंह तुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तुझे याद करते हैं हम लोग। कि राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे। उठाइए हाथ आसमान में और फिर सम्मान कीजिए। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है? तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। अंतिम मंत्र और आपसे विदाई कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले कविता के माथे पर तालियों का तिलक लगाकर मुझे विदा कीजिएगा कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले और इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पर बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम प्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे फिरती द्वारे द्वारे। तो वंदे मातरम गीत पुकारे, हाथ उठे आपके कि वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भगत सिंह भारत की तरुणाई में नहीं जा रहे हैं।